आशी जब अपने इन्फॉर्मेशन को पढ़ रही थी, तो समय के साथ साथ उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ता जा रहा था। वह अपने कॉफी टेबल पर पड़े फ्लावर वास को जमीन पर पटकते हुए कहती हैं, मैं पहले इतनी कमजोर थी कि कोई आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है और मैं उसे कुछ कर भी नहीं सकती। उसके बाद वह जीत को कॉल करती है। जीत जब कॉल अटेंड करता है, तब आशी गुस्से से कहती है, इसमें तो वह इंफॉर्मेशन नहीं है जब मैं मिस्टर वरुण मल्होत्रा के साथ थी। उसकी बात सुनकर जीत कहता है, मैम इसमें सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाए कि आपने दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लिया था और पहले ही दिन आपका उनके साथ लड़ाई हुआ। फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। उसके बीच में क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। लगता है कोई आपके इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है। आशी कहती है, मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि मिस्टर वरुण मल्होत्रा के साथ मेरे रिलेशन कैसे थे। अगर इसने मुझे थोड़ा सा भी हटिया तो फिर चोट पहुंचाया होगा, तो मैं इसकी क्या हालत करूंगी, इसके बारे में इसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। जीत कहता है, ओके मैम, मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ। उसके बाद थोड़ा रुक के कहता है, मैं क्या आप सच में मिस्टर सक्सेना के साथ रिलेशनशिप में है? उसकी बात सुनकर आशी कहती है, जीत मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता है, क्योंकि लड़कियों को एहसास हो जाता है कि लड़के उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मेरे सभी काम को बहुत अच्छे से संभालते हो, लेकिन अपनी यह इच्छा को यहीं पर रोक दो, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, वरना बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी। क्योंकि मैं उस दुनिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर तुम नहीं हो और कृति एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था, इसलिए मैंने तुम्हें उसका ट्रेनर के रूप में चुना है। उसको अच्छे से ट्रेन करो और लोगों को अपने आगे झुकाना कैसे हैं ये सिखाओ। ये कहकर वह कॉल कट कर देती है। आशी एक गहरी लंबी सांस लेती है और चंद्रमा की तरफ देखते हुए कहती है, क्या रिश्ता था तुम्हारा और मेरा, क्या तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही था, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे वह सच्चाई नजर नहीं आ रही। लगता है मुझे जाना होगा दिल्ली सभी चीजों को जानने के लिए। सोचते हुए वो अपने कपड़े चेंज करने वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वह अपने कपड़े चेंज करके वापस आती है और जाकर अपने बेड पर लेट जाती हैं। कुछ देर बाद सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। इधर वरुण जब अपने विला आता है तो देखता है पृथ्वी इधर से उधर चक्कर काट रहा था। वह जैसे ही वरुण को देखता है तो गुस्से से कहता है, ये तेरा क्या हरकत है, बताकर जा सकता था ना। तुझे पता भी है हमारे कितने दुश्मन हैं, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। उसकी बात सुनकर वरुण उसे रिलैक्स करते हुए कहता है, फिलहाल तो सबसे बड़ी दुश्मन आशिमा सहगल है जो कि मेरे खून की प्यासी है और उसे ही मैं उसके घर छोड़ने गया था। ये सब छोड़, मैं उसके साथ फिर से पार्टनरशिप में आ रहा हूँ और इस बार मैं उसे ऐसे जाल में फंसाने वाला हूँ कि वह चाह कर भी छूट नहीं पाएगी। वरुण की बात सुनकर पृथ्वी उसकी तरफ देखता है और उसके कंधे को पकड़कर कहता है, क्या तू सच में आशी से प्यार नहीं करता, थोड़ा सा भी उसके लिए तेरे दिल में फीलिंग नहीं है? उसकी बात सुनकर वरुण उसकी तरफ देखता है और कहता है, रात काफी हो गई है, चल सोते हैं, क्योंकि कल मुझे मेरी सभी मीटिंग कंप्लीट करके वापस दिल्ली जाना है। उसकी बात सुनकर पृथ्वी गुस्से से कहता है, कब तक भागेगा अपनी फीलिंग्स से? अरे समझ जाना, समझने की कोशिश तो कर। प्यार करता है तू आशी से, दीवानों की तरह पागल हो गया है उसके लिए, लेकिन तेरे इस घमंड के कारण तुझे वह दिखाई नहीं दे रहा। संभल जा वरुण, इससे पहले कि वह तुझसे दूर चली जाए। उसकी बात सुनकर वरुण करवाहट से मुस्कुराता है और कहता है, क्या करूंगा उससे प्यार करके, मुझे पता है मैं चाहे जितना भी प्यार कर लूं उससे, वो भी मुझे छोड़कर चली जाएगी।
इसीलिए मुझे किसी से दिल्लगी नहीं करनी है, मुझे अकेला रहना है, बिल्कुल एक काले रंग की तरह, ये कहकर वहां से चला जाता है। पृथ्वी उसे जाता हुआ देखकर चिल्लाकर कहता है, देखना आशी तेरी जिंदगी में आएगी और तू चाह कर भी उसे वापस नहीं भेज पाएगा, और अगर वह चली गई ना तो तू तड़प तड़प कर रोएगा। उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए वरुण अपने कमरे में चला जाता है। पृथ्वी एक लंबी गहरी सांस लेता है और वह भी अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सहगल हाउस। हमेशा की तरह सभी लोग डाइनिंग एरिया में अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी आशी बीच में कहती है, डैड मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। उसकी बात सुनकर सभी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं तो आशी कहती है, आपने कहा था कि आपने मुझे अडॉप्ट किया है बचपन से, लेकिन मुझे पता चला है 2 साल पहले मैं दिल्ली के एक बीच पर गिरी थी, जिसके कारण मैं पानी में डूब गई और आप सबको इधर मिली। आपको मुझसे यह बात छुपाना नहीं था। उसकी बात सुनकर मिसेज सहगल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती हैं, हमने हमारी बेटी को उसी समुद्र में बचपन में खोया था और जब हम वहां पर अक्सर जाया करते हैं, तुम्हें पाया तो हमें लगा हमारी बेटी वापस आ गई और हमने तुम्हें बचाया था, तुम्हारी देखभाल की। फिर हमें पता चला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, इसलिए हमने तुम्हें हमारी बेटी आशिमा का नाम दिया। बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत थी वह, लेकिन शायद भगवान को हमारा प्यार रास नहीं आया। आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, माँ आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस जिन लोगों से वादा किया था उन लोगों से मिलना चाहती हूँ मैं। मुझे देहरादून जाना होगा, बहुत जल्द अपने सभी काम पूरे करके वापस आ जाऊंगी। मिस्टर सहगल कहते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं आशी, आखिर यह आपका हक है कि आपकी जिंदगी में हुआ क्या था जाने का, आप जा सकती हैं। उसकी बात सुनकर आशी मुस्कुराती है और अपनी जगह से उठकर उन दोनों को गले लगाते हुए उन दोनों के गाल पर किस करते हुए कहती हैं, आप दोनों दुनिया के बेस्ट मम्मी और पापा हैं और मैं आपकी इकलौती शैतान बेटी। उसके बाद उनसे अलग होती है और कहती है, मैं आज ही निकल रही हूँ और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस बारे में किसी को मत बताएगा। उसकी बात सुनकर दोनों हमें अपना सिर हिला देते हैं। आशी अपना नाश्ता पूरा करती है और अपने कमरे में जाकर जीत को कॉल करके कहती है, मेरे लिए फ्लाइट की टिकट बुक करो और तुम कृति और स्नेहा तीनों मेरे साथ चल रहे हो। उसकी बात सुनकर जीत कहता है, मैम अगर हम सभी चले जाएंगे तो आपकी कंपनी को कौन संभालेगा। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, जय संभाल लेगा और बाकी मेरे पार्टनर भी तो हैं। 1 घंटे की बाद की जो देहरादून जाने वाला प्लेन है, उसकी टिकट बुक करो। ये कहकर वह कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद आशी अपने मम्मी पापा से मिलती है और देहरादून के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट। स्नेहा वहां जब पहुंचती है तो आशी को देखकर कहती है, हम अचानक कहाँ जा रहे हैं आशी। आशी कहती है, मेरी इन्वेस्टिगेशन को पूरी करने और जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दिया है उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने। उसकी बात को समझते हुए जीत कहता है, लेकिन मैम जहां तक मुझे पता है आप देहरादून में किसी एनजीओ में थी। आशी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा और उस एनजीओ को मेरी अभी सख्त जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों ने वहां का मौसम खराब कर रखा है। तभी एयरलाइन पर अनाउंस होता है कि उनका प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार है। वो सभी अपना पासपोर्ट और टिकट क्लियर करवाते हैं और जाकर एरोप्लेन में अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वरुण विला। वरुण जब नीचे आता है तब देखता है कि पृथ्वी मजे के साथ अपना नाश्ता पूरा कर रहा था। तभी वहां पर एक काले कलर की धोती पहना हुआ आदमी आता है, जो शायद उसका जासूस लग रहा था। वरुण उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें आशी के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। उसकी बात सुनकर पृथ्वी उसकी तरफ देखता है और कहता है, तू उसके ऊपर नजर रखवा रहा है, पागल हो गया है क्या। उसकी बात को इग्नोर करते होगे वरुण उस आदमी को बोलने का इशारा करता है,
तो वह आदमी आशी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन सुनाना शुरू करता है। जैसे जैसे वरुण उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन सुन रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ता जा रहा था और वह वहां पर रखे कॉफी टेबल पर अपनी लात मारते हुए कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई फिर मुझसे दूर जाने की। उसके बाद पृथ्वी की तरफ देखकर कहता है, 2 साल पहले की हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिट जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है ये गड़े मुर्दे उखाड़ लेगी और मुझे नहीं चाहिए वह। उसकी बात सुनकर पृथ्वी कहता है, तू परेशान मत हो, तेरे और आशी के रिलेशनशिप के बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा। वरुण कहता है, टिकट बुक करो, हम भी जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर पृथ्वी कहता है, तू पागल हो गया है क्या, हमारे यहाँ आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जिनको मैंने कल पोस्टपोन किया था और वह अभी कह रहा था कि वरुण कहता है, आई डोंट केयर, देहरादून जाने के लिए टिकट बुक करो, लगे हाथ वहां पर मैं अपना काम भी कर लूंगा। ये कहकर वापस वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। 3 घंटे बाद देहरादून एयरपोर्ट में उनका प्लेन आकर टेक ऑफ करता है। सभी अपना लगेज पकड़कर वहां से होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी दोपहर के 1 बजे बज रहे थे तो आशी सबकी तरफ देखकर कहती हैं, जाओ सभी जाकर फ्रेश हो जाओ, हम 3 बजे यहाँ से एनजीओ के लिए निकल रहे हैं। उसकी बात सुनकर सभी वहां से चले जाते हैं। आशी अपने कमरे में जाकर अपना सामान बेड पर रखती है और खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, लगता है बहुत पुराने जख्म है यहाँ पर मेरे, जिन्हें उखाड़ने का समय आ गया है। पहले सोचती थी जिंदगी ने मुझे सभी चीजें भुलाने का मौका दिया है, लेकिन अब लगता है वो सभी चीजें मुझे याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं कभी यह न सोचूं कि मेरी जिंदगी के आगे सच्चाई मुझे पता ही नहीं। कहकर वो बाथरूम में जाती है, फ्रेश होती है और आकर लाइव एनजीओ के बारे में सर्च करती है। वो वहाँ के पुराने इंफॉर्मेशन को चेक करती है तो उसमें वहाँ पर आशी शर्मा नाम की किसी लड़की का दिल्ली कॉलेज में स्कॉलरशिप के दौरान पढ़ाई करने का ऑप्शन मिला हुआ दिखता है। तो वो खुद से कहती है, क्या यह आशी शर्मा मैं हूँ? कहते हुए वो बाकी सभी इंफॉर्मेशन निकालती है, तो दिखता है इन 2 सालों में वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आशी जीत को कॉल करती है। जीत जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था, वो तुरंत कॉल अटेंड करता है तो आशी कहती है, खाना पीना और कुछ कपड़े का इंतजाम करो और एनजीओ के लिए लेकर चलो। उसकी बात सुनकर जीतो के मैम कहकर कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद सभी एनजीओ के लिए निकल जाते हैं। नाशी जब एनजीओ को देखती है तो उसकी आंखों के सामने एक बार फिर कुछ धुंधला अक्ष आना शुरू हो जाता है। वो अपने सिर को पकड़ लेती है तो स्नेहा उसे संभालते हुए कहती हैं, क्या हुआ है आशी? आशी कहती है, बहुत पुरानी जख्म है मेरे यहाँ पर, जो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। चलो, ये कहकर वह सभी एनजीओ के अंदर जाते हैं। वहां पर एक औरत बैठी हुई थी, उसे देखकर आशी कहती है, एक्सक्यूज मी। जब वो औरत आशी को देखती है तो कहती है, आशी तुम कहाँ थी बेटा इतने समय से? तुम्हें पता भी है यहाँ की हालत क्या हो रखी है? हमें लगा जैसे सभी बच्चे अपनी ऐश की जिंदगी उड़ाने के लिए शहर जाकर अपने लोगों को भूल जाते हैं, वैसे ही तुमने भी किया। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, जी नहीं आंटी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण मैं नहीं आ पाई थी, मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ। तभी वहां पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का आशी को देखता है और दौड़कर उसके पास जाकर उसके गले से लिपट जाता है और रोते हुए कहता है, आशी दीदी आप कहाँ थी? हमने आपको कितना मिस किया, आपने हमें एक बार भी नहीं पूछा, हम आपसे बहुत नाराज हैं। उसके बाद एक और लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है टिंकू, आप इतने समय से कहाँ थी? उसकी बात सुनकर आशी घुटने के बल बैठ जाती है और उन सब की तरफ देखकर कहती है, आप सब ने कहा था ना कि हम बड़ा नाम करके वापस आएंगे। देखिए हम बड़ा नाम करके वापस आए हैं, आप सब की तकलीफों को दूर करने। ये कहकर वह जीत की तरफ इशारा करती है, तो जीत खाने पीने की सभी सामान और कपड़े उस आंटी को दे देता है।
सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। आशी उन सब की तरफ देखकर कहती हैं, आप सब लोग कैसे हैं? हमें पता है आपने इन 2 सालों में बहुत तकलीफ सही है, लेकिन अब नहीं। तो टिंकू रोते हुए कहता है, गुलाब को उन सब ने मार डाला। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, किसको और क्यों मार डाला? उसकी बात सुनकर सभी बच्चे उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं तो जीत सबको समझाते हुए कहता है, बच्चों आपकी दीदी का एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले आप लोगों के बारे में उन्हें पता चला है, इसलिए आप सभी परेशान मत होइए। उसकी बात सुनकर टिंगू कहता है, उस पुरुषोत्तम के आदमी यहाँ पर आपके लिए आए थे। जब वह सभी आपके बारे में भला बुरा कह रहे थे, तो गुलाब ने उन्हें सबको कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और आप वापस कभी नहीं आएंगे। तो पुरुषोत्तम के लोगों ने उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया जिस कारण गुलाब बहुत जोर से जमीन पर गिर गई और उसकी वहीं मौत हो गई। अचानक आशी की आंखें कठोर हो जाती हैं और वो गुस्से से कहती है, आप सभी खाना और कपड़ा एंजॉय कीजिए, हम अभी आते हैं। उसकी बात सुनकर काकी कहती है, आप कहाँ जा रही हो? आशी उनकी तरफ देखकर कहती हैं, गुलाब की मौत का बदला लेने और पुरुषोत्तम को उसकी असली औकात दिखाने। तो काकी कहती है, नहीं आशी आप ऐसा कुछ मत कीजिए, वह बहुत खतरनाक आदमी है। आशी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझसे खतरनाक नहीं है काकी, इसलिए आप परेशान मत होइए, हम अभी आते हैं। ये कहकर वह वहां से हवा की तरह गायब हो जाती है। उसे जाता हुआ देखकर जीत खुद से कहता है, इन दोनों को छोड़कर जा भी नहीं सकता, खैर मैम सब संभाल लेगी। ये कहकर वह बच्चों को फिर से खाना और कपड़ा बांटने लगता है। कृति उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। आशी जिसने कुछ समय के लिए देहरादून में एक कार बुक कर रखा था, कहीं भी आने जाने के लिए उसे पकड़ती हैं और सीधा पुरुषोत्तम के घर के लिए निकल जाती है क्योंकि जीत ने सभी इंफॉर्मेशन उसमें लिख रखी थी। कुछ देर बाद आशी जब वहां पर पहुंचती है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। आशी उसकी बात को सुनकर अपना गाड़ी रिवर्स में लेती है और फुल स्पीड में उसके गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती हैं। अंदर जब वह जाती है, तो एक 30 साल का लड़का हॉल में बैठा हुआ था। वह जब आशी को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह अपनी जगह से उठकर कहता है, आशी फाइनली देखो तुम आ ही गई, मुझे पता था तुम यूं मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। उसकी बात सुनकर आशी बिना एक्सप्रेशन के साथ उसके पास जाती है और उसके कॉलर को पकड़कर कहती है, गुलाब को तुमने क्यों मारा? उसकी बात सुनकर पुरुषोत्तम गुस्से से उसे देखता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे गिरेबान पर हाथ रखा। उसकी बात सुनकर आशी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है और कहती है, गिरेबान पर नहीं, अब तुझे सीधा मौत के दर्शन कराने वाली हूँ मैं। उसके थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज उठी थी। पुरुषोत्तम के कुछ लोग वहां पर आते हैं तो पुरुषोत्तम उन्हें हाथ दिखाकर रोक देता है और कहता है, कोई भी मेरी आशी को हाथ नहीं लगाएगा। आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं किसी की नहीं हूँ अपने अलावा, और दूसरी बात तुझे मैं वो मौत देने वाली हूँ जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं किया होगा। उसकी बात सुनकर पुरुषोत्तम शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, देखो तो नाजुक कली दिल्ली से शेरनी बनकर आई है और यह मुझे पुरुषोत्तम को मारने की धमकी दे रही है। कहते हुए हो उसके हाथ को और गले को पकड़ता है और अपने करीब खींचते हुए कहता है, कब से मैं तुम्हें अपना हमबिस्तर बनाना चाहता था और आज जब मुझे इसका मौका मिला है, तो इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगा। कहते हुए वो उसके होठों के करीब बढ़ता है कि वहां पर गोली की आवाज गूंज उठती है। जब सभी देखते हैं तो आशी के हाथ में पिस्तौल थी, जिसे देखकर पुरुषोत्तम डर जाता है और कहता है, पागल हो गई हो क्या? ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं होती, मुझे इसे वापस करो। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, सुसु निकल गई ना खाली एक गोली से, और जहां तक बच्चों वाली बात है, मैं तेरी माँ हूँ समझा और तुझे कोई नहीं बचा सकता।
जैसा कि तूने मेरे साथ हरकत करी है, इसका बदला तो तुझसे लूंगी ही लूंगी। उसकी बात सुनकर पुरुषोत्तम के लोग आशी को पकड़ने के लिए सामने आते हैं तो आशी पुरुषोत्तम के सिर पर बंदूक रखते हुए कहती है, तुम सबका एक कदम और इसका खोपड़ी आउट क्या कहते हो। उसके इतने डरावने चेहरे को देखकर पुरुषोत्तम डर से कांप रहा था। उसके बाद आशी वहां पर टंगे चाबुक को उठाती है और पिस्तौल को अपने पेंट के पीछे साइड डालकर उसे मारने लगती है। पुरुषोत्तम दर्द से चिल्ला रहा था लेकिन आशी के कान में तो जैसे जू भी नहीं रेंग रही थी। वो उसे खून से लथपथ होते तक मारती है। उसके बाद उसे घसीटते हुए बाहर ले आती है। सभी लोग वहां पर खड़े हुए देख रहे थे। फिर आशी उसे गाड़ी में बांध देती है और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हुए सीधा एनजीओ की तरफ निकल जाती है। वहां पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी जो कि कुछ समय पहले मुंबई में देखी गई थी, वह अभी भी आशी का पीछा कर रही थी। उसे देखकर उसमें बैठा हुआ आदमी हंसते हुए कहता है, सच में शेरनी हो तुम और मुझे ऐसी शेरनी को अपने पास रखना। उसके बाद उसका ड्राइवर गाड़ी चला देता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। कुछ देर बाद आशी की गाड़ी आकर एनजीओ के सामने रुकती है। सभी लोग एनजीओ से बाहर आकर देखते हैं और काकी जब पुरुषोत्तम की हालत देखती है तब वो हैरान हो जाती है। तो आशी अपना बंदूक निकालते हुए कहती हैं, बोलो कितना गोली खाकर मरना चाहते हो तुम। तो काकी जल्दी से आशी के पास आती है और कहती है, नहीं आशी बेटा, तुम इसे कुछ नहीं करोगी, इसे कानून सजा देगा। तुम इसे कानून के हवाले कर दो। वैसे भी इसने इतने गुनाह किए हैं कि वह जिंदगी भर जेल की चक्की पीसता रहेगा। उसकी बात सुनकर आशी उनकी तरफ देखते हुए गोली चला देती है, जो किसी का पुरुषोत्तम के कान से होते हुए जमीन पर लगती है। पुरुषोत्तम दर्द से चीखते हुए अपने कान पर हाथ रख लेता है। जीत पुलिस को कॉल करता है। कुछ देर में पुलिस आ जाती है और पुरुषोत्तम को लेकर चली जाती है। पुरुषोत्तम आशी को अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। उसके जाने के बाद आशी सब बच्चों की तरफ देखती है और कहती है, हमने आपके गुलाब का बदला ले लिया। देखा वह दुष्ट जेल में है। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे गोल घेरा बनाकर उसे गले लगा लेते हैं। आशी भी खुश हो जाती है। कुछ देर आशी सब बच्चों के साथ रहती है और शाम हो जाने के कारण वह सीधा होटल के लिए निकल जाती है। उसके बाद जब वो कमरे में पहुंचती है तो वह जीत की तरफ देखकर कहती है, जीत, मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी में जो कि हर साल जिन एनजीओ के लिए ट्रस्ट के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनमें से लाइफ एनजीओ के लिए भी ऐड कर दो। और हाँ, अच्छे से ख्याल रखना कि आज के बाद कोई भी वहां पर परेशानी क्रिएट ना कर पाए। और हम सभी कल दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। उसी होटल के एक वीईपी कमरे में वरुण अपने सोफे पर बैठा हुआ था। तो पृथ्वी झललाते हुए कहता है, तू यहाँ पर आ तो गया है लेकिन करेगा क्या, ये तो बता। तो वरुण कहता है, मुझे पता नहीं था कि वो पुरुषोत्तम इतनी बुरी मौत मरेगा। उसकी बात सुनकर पृथ्वी उसकी तरफ देखता है। तो वरुण कहता है, मैंने उसका एनकाउंटर करवा दिया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे लोगों को तकलीफ दे। उसकी बात सुनकर पृथ्वी गुस्से से कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती। ना तुझे आशी से मतलब है, बस तू उसे अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि तुझे उसके साथ खेलना पसंद है और उसके साथ बस अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता है। तो भला तू उसका इतना ख्याल क्यों रखता है। उसके पास आने वाली हर एक खतरे को पहले से ही तू क्यों दूसरी दिशा में मोड़ देता है, मुझे बता सकता है इस बारे में। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, क्योंकि उसे तकलीफ देने का हक सिर्फ मुझे है। मैंने आज तक ना कभी यह हक किसी और को दिया था और ना ही दूंगा, क्योंकि मैं वो पहला लड़का था जो आशी के इतने करीब गया था और मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। तभी उसके कमरे पर कोई डोर नॉक करता है। तो वरुण केमिन कहता है, एक वेटर अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़े पर उनके पास आता है और कहता है, सर आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं और आज हमारे होटल का
20 एनिवर्सरी होने के कारण शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी गई है, जिसमें होटल के सभी गेस्ट जो आज यहाँ पर ठहरे हुए हैं, वो उस पार्टी में आ सकते हैं और मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, इसका थीम क्या है? उसकी सवाल पूछने पर पृथ्वी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और मन में कहता है, यह आदमी तो ऐसे पार्टियों पर मुंह मारने भी नहीं जाता, लेकिन आज क्यों पूछ रहा है? तभी उसके कानों में वरुण की आवाज आती है, जो कि वेटर से कह रहा था, मार्क्स का थीम रखो। उसकी बात सुनकर वेटर हमें सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। पृथ्वी उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये सब क्या है? वरुण कहता है, आशी यहीं पर रुकी है, तुझे पता होना चाहिए, और आज शाम हम दोनों का एक कपसो होने वाला है। उसकी बात सुनकर पृथ्वी कहता है, तुझे लगता है जब वो तुझे यहाँ पर देखेगी, तब वो तेरे साथ डांस करेगी, उल्टा तुझे वह लात मारकर यहाँ से बाहर फेंकेगी, और जब वह जनेगी ना कि तूने उसके साथ क्या किया है, तो फिर जैसे पुरुषोत्तम के साथ किया है आज, वैसे ही तुझे भी कोड़े मार मार कर अधमरा कर देगी। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, कम से कम मुझे छुएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आज मैं उसके साथ डांस करने वाला हूँ। ये कहकर वह बाथरूम में चला जाता है। इधर जब आशी और उसकी टीम को पता चलता है कि आज वह जिस होटल में रुके हैं, वहां पर पार्टी है, तो स्नेहा खुश हो जाती है और आशी की तरफ देखकर कहती है, देख, इतना सारा कुछ होने के बाद फाइनली हमें कुछ तो अपना मूड ठीक करने को मिला। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, लेकिन मुझे जाने का मन नहीं है। उसकी बात सुनकर स्नेहा जिद करते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे साथ चल रही है, मतलब चल रही है, तू ही क्यों, सभी चल रहे हो, तुम दोनों भी मेरे साथ। यह कहकर वह सबकी तरफ देखती है और कहती है, यह मेरा ऑर्डर है। ये कहकर वह वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात का वक्त, सभी पार्टी हॉल में अपने अपने चेहरे पर मास्क लगाए खड़े हुए थे। सभी लड़के ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वरुण उन सब से बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि उसने डायमंड का ब्रूच जो कि उसके लॉन्ग जैकेट में कनेक्टेड था, और उसने एक वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी सबसे यूनिक लग रही थी। सभी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी, लेकिन वरुण किसी को भी नहीं देख रहा था, बस अपने हाथों में वाइन का ग्लास लिए सीप पर सीप लिए जा रहा था। तभी पार्टी के मेन हॉल के गेट के पास से 3 लड़कियां और एक लड़का एंट्री लेते हैं। पहली वाली लड़की ने एक वाइट कलर का सिंपल सा गाउन पहन रखा था और अपने बालों का पोनीटेल में बांध रखा था। दूसरी लड़की ने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो उसकी पर्सनैलिटी पर काफी अच्छे से जच रहा था। उसके साथ ही में खड़ी लड़की ने एक ब्लैक कलर का थाई तक आने वाला एक हॉट ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थी। जीत ने एक रेड कलर का शर्ट और उसके ऊपर में ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ था, और उसके कानों में ब्लैक कलर का ईयर रिंग था, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को सबसे यूनिक बना रहा था। सभी अंदर आते हैं। कुछ देर पहले जो लड़के आपस में बातें कर रहे थे, उन सब की नजरें गहरी हरे रंग की बिजनेस सूट पहने आशी के ऊपर जाकर टिक जाती है, जिसके गोरे बदन पर वह बिजनेस सूट बहुत अच्छा जच रहा था। भले ही उसके चेहरे पर फेस मास्क लगा हुआ था, लेकिन उसका ऑरा सबसे अलग था। वरुण उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसके साथ में ही कोई और भी था, जो कि सिर्फ आशी को ही निहारे जा रहा था। म्यूजिक ऑन होता है, सभी गाने के साथ साथ थिरकने लगते हैं। कई लोगों ने आशी के साथ डांस करने का ट्राई किया, लेकिन आशी ने सभी को मना कर दिया। तभी वरुण आशी के पास चला जाता है और धीरे से कहता है, क्या ये खूबसूरत लड़की मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी? उसकी बात सुनकर आशी उसकी तरफ देखती है और उसकी काली गहरी आंखों को देखते हुए मन में कहती है, ये काली आंखें मुझे हर बार क्यों दिल पर गहर पर जाती हैं। जब भी आंखें बंद करूं सिर्फ यही नजर आती है कौन इस आंखों के पीछे?
खालीपन के अलावा और कुछ नजर नहीं आती है, मन तो करता है कभी तुम्हें अपना बना लूं, लेकिन डर लगता है इन आंखों में डूब जाने का मुझे। जरा बताओ हमें क्या है तुम्हारे राज इन आंखों का। उसे अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर वरुण कहता है, क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? लेकिन आशी फिर भी कोई जवाब नहीं देती। तो वरुण उसके हाथ को पकड़ उसे मेन हॉल में ले जाता है और उसके कमर पर हाथ डाल उसे अपने पास खींचकर डांस करने लगता है। उन दोनों के इतने रोमांटिक डांस को देखकर सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, और जब आशी तालियों की आवाज सुनती है तब जाकर वो होश में आती है और वरुण की तरफ देखकर कहती है, कौन हो तुम? ये कहकर वह उसे खुद से दूर करने लगती है। तो वरुण उसे और खुद के पास लाते हुए कहता है, अरे कितना भागोगी मुझसे, तुम सिर्फ मेरी थी हो और हमेशा रहोगी। पता चला तुम्हें यहाँ आकर कि तुम हो कौन? आशीष शर्मा आशी की आवाज को सुनकर कहती हैं, मिस्टर मल्होत्रा आप मेरा पीछा कर रहे हो? वरुण हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, आप कह सकती है, आखिर हम दोनों पार्टनर हैं बिजनेस में भी और अपने दुनिया में भी। इसलिए मैं साए की तरह आपके आगे पीछे जा सकता हूँ। भले ही आप मुझे पीछे मुड़कर ना देखो, लेकिन मैं तो आपके पीछे जाऊंगा ही जाऊंगा, पर आप मुझे नहीं रोक सकती। आशी कहती है, समुद्र की शांति अक्सर लोगों को ये बता जाती है कि हम जाकर समुद्र में गोते लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का बवंडर कब आकर बाहर लोगों को अपने साथ डूबा कर बाहर ले जाए, इसका किसी को पता नहीं होता है मिस्टर मल्होत्रा। इसलिए मैं अगर शांत हूँ तो इतनी भी नहीं कि गंगा की तरह बहती चली जाऊं। मैं वह ज्वालामुखी हूँ जो जब फटती है तो उसका लावा पूरे जहां को बर्बाद कर देता है। वरुण उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, हमें डर नहीं है आपके बवंडर से। हम तो वह चोपास के मोहरे हैं जो कि आपको अपने साथ बांधकर शांत कर सकते हैं, और जब आपकी समुद्र की लहरें हमें डुबाने को तैयार हैं तो हम उनमें डूब जाने के लिए हमेशा मरे जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर आशी से उसे खुद से दूर करती है और कहती है, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है मिस्टर मल्होत्रा, और आप सिर्फ मेरे दुश्मन हैं। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, प्यार हूँ मैं आपका, आपकी इन आंखों में भले ही मेरे लिए गहरोपन है, लेकिन जब भी मैं आपके करीब आता हूँ आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ये बात आप भूल नहीं सकती। अभी वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी आशी और वरुण दोनों की आंखों के आगे से एक गोली लहराते हुए निकल जाती है। वरुण जल्दी से आशी का हाथ पकड़कर टेबल के पास चला जाता है। आशी उसकी तरफ देखकर कहती है, कौन है ये लोग? वरुण कहता है, राइवल गैंग लगते हैं, बच के रहना होगा, यहाँ से निकलना होगा। कहकर वह अपने लोगों को इशारा करता है तो सभी अपना सिर्फ हाँ में हिलाकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी वहां पर 50 लोग एक साथ अपनी हाथों में रिवॉल्वर और पिस्तौल पकड़े वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, एरा तुम ऐसे कैसे यहाँ से बचकर भाग सकते हो? मेरे आदमी इस पूरे होटल को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर तुम अपनी जान सही सलामत चाहते हो तो बाहर आ जाओ। आशी वरुण की तरफ देखती है और कहती है, मैं अपना गन लाना भूल गई, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। वरुण कहता है, मेरे पास सिर्फ मेरा पिस्तौल है, एक्स्ट्रा गोलियां नहीं है मेरे पास। लगता है हमें यहाँ से निकलना होगा। उसकी बात सुनकर आशी अपना सिर हिलाती है और वो दोनों जहां पर छिपे हुए थे उसके पीछे में ही एक खिड़की था, जिसमें चढ़कर वो दोनों वहां से कूद जाते हैं। लेकिन उन्हें कुछ लोग देख लेते हैं और उस तरफ शूट करते हैं, जो कि आशी के कंधे पर लगता है और वहां से खून निकलने लगता है। तो वरुण जल्दी से अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके हाथ में कस के बांध देता है और आशी की तरफ देखकर कहता है, परेशान मत हो, बस यहाँ से निकल कर जाना होगा। उसकी बात सुनकर आशी अपना मोबाइल निकालकर जल्दी से जीत को मैसेज कर वहां से निकलने के लिए कह देती है और खुद वरुण के साथ भागते हुए वहां से बाहर जाती हैं। वो सभी लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07
इधर होटल में जब पृथ्वी देखता है कि वरुण आसपास नहीं है तब वो उसे खोजने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके पैर को पकड़ रखा है। जब तक नीचे देखता है तो एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की हॉट ड्रेस पहन रखी थी उसके पैर को पकड़ रखा था। वो लड़की अपना सिर उठा देखती है और उसका पैर झटकते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं पिस्तौल खोज रही हूँ। उसकी बात सुनकर पृथ्वी धीरे से नीचे झुकता है और उसके हाथ में गन देते हुए कहता है, कभी चलाया है? उसकी बात सुनकर स्नेहा उसकी तरफ देखती है और पृथ्वी के पीछे आ रहे आदमी के ऊपर पृथ्वी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए शूट कर देती है। तो वह इंसान के माथे के बीच में जाकर वो गोली लगती है। पृथ्वी जब पीछे मुड़कर देखता है तो उस लड़की का इतना सटीक निशाना देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। स्नेहा कहती है, यह मेरे लिए दाएं हाथ का खेल था और अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वह तुरंत वहां से निकल जाती है। पृथ्वी भी तुरंत उसके पीछे निकल जाता है। इधर जीत कृति को पकड़कर सीधा वहां से बाहर आ जाता है। तभी जो आदमी वहां पर कब से आशी को देखे जा रहा था वो बाहर आता है और जिस इंसान ने आशी के ऊपर गोली चलाई थी उसकी कॉलर को पकड़कर अपने पास लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जिस चीज को मैं आज तक नुकसान पहुंचाने के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता तुमने उसके ऊपर गोली चलाई। इसी हाथ से ना कहकर वो उसके हाथ पर वहां के टेबल पर रखे चाकू उठाता है और घुसा देता है, जिससे वह आदमी दर्द से बिलखते हुए कहता है, आई एम सॉरी बॉस, गलती से लग गया। वह आदमी अपनी भूरी आंखों से उस आदमी को घूरते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलती तुमने की है वो कोई दोबारा करने की कोशिश करें। ये कहकर वह अपने पिस्तौल को निकालता है और उस आदमी के हाथ पर चला देता है, जिससे वह आदमी वहीं से दर्द से बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश हुए शरीर को वह आदमी लात मारते हुए कहता है, ये दोबारा मुझे कहीं नहीं दिखना चाहिए। तभी उसके पीछे से उसका पर्सनल असिस्टेंट और साथ में दोस्त आते हुए कहता है, अग्नि यह क्या कर रहा है? तू किसी और का गुस्सा क्यों उतार रहा है? अग्नि अपनी भूरी आंखों से लड़के की तरफ देखकर कहता है, सिंधु तू अपना मुंह बंद रख, इट्स माय मैटर। ये कहकर वो उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है जहां से कुछ देर पहले आशी और वरुण नीचे कूदे थे। उसके बाद वह कहता है, अब आ गया है समय तुम्हें अपना बनाने का। सिंधु मैं चाहता हूँ कि वो कल सही सलामत मेरे सामने हो। उसकी बात सुनकर सिंधु कहता है, तू क्यों उसके पीछे जा रहा है? देख रहा है ना, पहले से उसके पीछे एक पागल आदमी पड़ा है। उसकी बात सुनकर अग्नि कहता है, कब तक यूं ही बिना कोशिश करे पीछे हो जाऊंगा? आखिर मैं भी तो जानू आशी जी को करीब से मुंबई में देखा है, तब से समझो दिल के तार में झंझनाहट से पैदा कर दिया है उन्होंने, और मैं चाहता हूँ कि वह जिंदगी भर मेरे साथ रहे मेरी बनकर। सिंधु कहता है, अग्नि ठीक है, मैं कल उसे तेरे सामने हाजिर करूंगा और जो कुछ तूने किया है उसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। अग्नि अपने हाथ में पकड़े बंदूक को नाचाते हुए कहता है, ना जाने क्या देखा है तुम्हारे चेहरे में, भला की खूबसूरत लगती हो। मेरे दिल में जल रहे आग को लगता है तुम अपनी मुस्कुराहट के पानी में बुझाकर शांत कर सकती हो। अपनी ये शातिर मुस्कुराहट अपने पास रखो। डर लगता है हमें कि कहीं बुझाने के चक्कर में आग को और भड़का ना जाओ और जाते जाते दुनिया को मेरे क्रोध के आग में जला ना जाओ। उसके बाद वह सीटी बजाते हुए वहां से निकल जाता है। इधर आशी और वरुण लगातार भागे जा रहे थे और उनके पीछे तकरीबन 20 आदमी पड़े हुए थे। वरुण आशी की तरफ देखकर कहता है, मुझे पीटने के लिए तो तुम्हारे हाथ बहुत चलते हैं, इन लोगों पर क्यों अटैक नहीं कर रही हो? उसकी बात सुनकर आशी गुस्से से कहती है, अगर तुम्हारा मुंह बंद नहीं हुआ तो मैं तुम्हें उनके सामने पीटूंगी और उन लोगों को मारने से पहले तुम्हारा ही राम नाम सत्य कर दूंगी, इसलिए चुपचाप भागना है तो भागो, वरना मरने के लिए खड़े रहो।
उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, अब मैं नहीं भागने वाला, या तो लड़ूंगा या तो मरूंगा। ये कहकर वह रुक जाता है और अपने पास आ रहा है आदमी के हाथ को पकड़कर मोड़ उसके गले पर एक जोरदार घुसा मारता है, जिससे वह आदमी वहीं पर गिर जाता है। तभी एक आदमी दोबारा आशी के तरफ गोली चलाता है तो वरुण उसके हाथ को पकड़कर मोड़ते हुए कहता है, मेरी है वो, उसे दर्द देने का हक सिर्फ मुझे है, इसलिए दोबारा कभी आंख उठाकर उसकी तरफ देखने के बारे में सोचना भी मत, वरना वरुण का वो क्रोध देखोगे कि दोबारा कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने लायक नहीं रहेगा। ये कहकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। आशी को आज पहली बार वरुण एक बुरा इंसान ना लगकर एक अच्छा आदमी लग रहा था, लेकिन उसका दिल उसे यह मानने को मजबूर कर रहा था कि यह वही आदमी है जो पहली मुलाकात में तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने पर तुला आया था। ये ख्याल आते ही आशी के दिल में वरुण के लिए आ रहे ख्यालों को झटकती है और एक आदमी के हाथ को पकड़ उसके पेट पर एक जोरदार लात मारते हुए कहती है, लड़की समझकर नाजुक कली मत समझना। ये कहकर उसके हाथ में पकड़े रिवॉल्वर को छीनती है और उसके पीछे पर से आ रहे आदमी के ऊपर चलाते हुए कहती है, आशिमा सहगल नाम है मेरा, याद रखना दोबारा कभी मेरे सामने आने की कोशिश भी नहीं करोगे। सभी लोगों को वह दोनों मार रहे थे, लेकिन वहां पर लोग लगातार आए जा रहे थे। आशी वरुण का हाथ पकड़ती है और कहती है, अगर जीना चाहते हो तो चलो यहाँ से। यह कहकर वह तेज रफ्तार में वहां से दौड़ लगा देती है। वरुण कभी आशी को देखता तो कभी उसके पकड़े हाथ को। आशी उसके हाथ को पकड़े लगातार दौड़ रही थी, तो वरुण शरारती ढंग से कहता है, क्या बात है, मैं तो जब करीब आता हूँ तब तुम्हें लगता है कि मुझ में कांटे लगे हैं और आज खुद मेरा हाथ पकड़कर चल रही हो। उसकी बात सुनकर आशी उसके हाथ कुछ झटके से छोड़ती है और कहती है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आएंगे तुम जैसे घटिया इंसान के करीब आने के बारे में सोच भी सकूं। और दूसरी बात, मेरा फायदा है और मैं बिना फायदा का कुछ काम नहीं करती, क्योंकि तुम मुझसे हारे थे। इस मुताबिक तुम जो भी काम करोगे उसमें का प्रॉफिट मुझे मिलेगा, इसलिए तुम्हें बचाना मतलब मेरा फायदा है, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त उन लोगों के हाथों सौंप सकती हूँ, क्योंकि इससे मेरा सारा झंझट भी खत्म हो जाएगा और धरती का बोझ भी। उसकी बात सुनकर भरो गुस्से से कहता है, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। उसकी बात सुनकर आशी उसकी तरफ अपने लाल आंखों से देखती है और कहती है, जब लड़की की जिंदगी में खुशियां आकर चली जाए तो उसे पत्थर दिल होना पड़ता है, और तुम जैसे इंसान के लिए मेरे दिल में कभी कोई एहसास पैदा नहीं होगा। तभी एक गोली चलती है जो सीधा आकर आशी के पीठ पर लगने वाली होती है, लेकिन वरुण उसे खींचकर एक साइड धक्का दे देता है, तो वो गोली जाकर वरुण के कंधे पर लगती है। वरुण वहां पर गिरे डंडे को उठाता है और फेंक कर उस आदमी की तरफ मारता है, जिससे उस आदमी के हाथ से बंदूक गिर जाती है। उसके बाद आशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, अब चलो भी। आशी उसकी तरफ देखती है लेकिन कहती कुछ नहीं। उसको देखकर वरुण कहता है, क्या ये लड़की को इतना भी परवाह नहीं है कि एक आदमी उसके लिए गोली खा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो आदमी उसे चाहता है या तो फिर उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वही आशी मन में कहती है, तुम चाहे मेरे लिए मर जाओ वरुण मल्होत्रा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो ताकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात पैदा हो सके। लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी असलियत जानने है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या था। तभी वहां पर वरुण के बहुत सारे लोग और पृथ्वी आकर उन सब के सामने खड़े हो जाते हैं और आ रहे पीछे लोगों की तरफ देखकर कहते हैं, बहुत दौड़ा लिया इन दोनों को, अब चलो हमारे साथ कबड्डी खेल लो। ये कहकर पृथ्वी अपने लोगों को इशारा करता है, तो वह सभी गन चला देते हैं, जिसके साथ ही सामने खड़े जितने लोग थे सभी वहां पर एक साथ ढेर हो जाते हैं।
उसके बाद पृथ्वी जल्दी से वरुण को संभालते हुए कहता है, वरुण तुझे गोली लगी है, जल्दी चल। वरुण पृथ्वी की तरफ देखकर कहता है, सिर्फ एक गोली है, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आशी की तरफ इशारा करके कहता है, इसे भी गोली लगी है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और ख्याल रखना इसका कोई आज तक ना लगे। मैं कुछ देर में आता हूँ। ये कहकर वह गाड़ी पकड़ता है और वहां से फुल स्पीड में निकल जाता है। उसे जाता हुआ देखकर आशी की तरफ देख पृथ्वी कहता है, आशी चलो तुम्हें गोली लगी है, तुम्हारा मरहम पट्टी करवा देता हूँ, गोली निकलवा कर। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना इलाज कर सकती हूँ, थैंक यू। ये कहकर वहां पर से एक कार उठाती है और फुल स्पीड में निकल जाती है। वो दोनों को जाता हुआ देखकर पृथ्वी कहता है, इन दोनों का सही है, कार हम लोग लेकर आए और चले गए ये लोग और इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता क्या, कैसे हैं ये दोनों। कहते हुए वह सभी भी वहां से निकल जाते हैं। इधर आशी देहरादून के रास्ते पर बने ब्रिज के पास आकर अपनी गाड़ी रुकती है और गाड़ी से उतर ब्रिज के पास लगे हैंडल को पकड़ उसे सहारे खड़े हो जाती है और चंद्रमा और बह रहे पानी की तरफ देखकर कहती हैं, ये काला अंधेरा आसमान, ये पहनी तुम्हारी चांदनी रातों में लहरों से बांधकर तुम्हारा तीव्रता से बहना, चाहत में दिल को बना बैठा है पागल। ये जिस्म का लालच सिर्फ तुम्हारी आंखों में या फिर रूह में उतर जाने की चाहत है। एक बार जरा दूर जाकर तो देखो, तुम्हें एहसास होगा किसी के जिस्म से ना चाहकर प्यार से पाना किस्मत की बात है। सोचते हुए वो अपने उस गाड़ी से फर्स्ट एड किट निकालती है और अपने कंधे पर लगे गोली पर से वरुण के बांधे हुए रुमाल को निकाल कर देखती है और उसे वहीं पर फेंक देती है। उसके बाद एक चाकू निकालती है और उसमें बेरहमी के साथ घुसाकर उसे निकाल कर फेंक देती है। फिर उसमें से रिस रहे खून को रुई से साफ करती है और उसमें दवाई डालकर ढेर सारा पट्टी लपेट देती है। फिर उस फर्स्ट एड किट को वापस अंदर डालकर एक गहरी सांस लेती है। तभी वहां पर एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाएं। उसकी तरफ देखता हूँ तो आशी अपनी आंखों में कठोरता के साथ कहती हैं, कौन हो तुम। तभी कोई पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे आशी जमीन पर गिरने वाली होती है कि वह शख्स उसे आगे बढ़ अपनी बाहों में थाम लेता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अगली सुबह देहरादून। आशी की जब आंखें खुली तब उसे अपने सिर पर बहुत तेज दर्द हुआ, जिससे वह अपने सिर को पकड़कर बेड पर ही बैठ जाती है। फिर वह आसपास देखते हुए खुद से कहती है, ये कौन सी जगह है और यह इतना सफेद और काला क्यों है। कहते हुए वो पूरे कमरे को देखती है। वो कमरा काफी लग्जरियस और खूबसूरत था, जैसा कि आशी को पसंद था। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेट जाती है। उसके लिए लेटते ही अग्नि अपने हाथों में खाने की ट्रे लिए कमरे के अंदर आता है और उस ट्रे को कॉफी टेबल पर रख अपने कदम सोई हुई आशी की तरफ बढ़ा देता है। आशी को एहसास हो जाता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। अग्नि जैसे ही उसे छूने वाला था कि आशी के गले को कैसे पकड़ती है और उसके हाथ को मोड़कर उसके पीठ पर लगाते हुए कहती है, कौन हो तुम और मुझे कहाँ लेकर आए हो। अग्नि उसके अचानक के हमले से संभाल नहीं पाता और उसके कब्जे में आ जाता है। फिर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, नॉट बैड, बहुत खतरनाक हो तुम, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो लाइफ टाइम। उसकी बात सुनकर आशी उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और अपने घुटने से उसके पीठ पर मारते हुए कहती है, गो टू हेल, जिसे देखो उसे मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। क्यों पूरी दुनिया में इकलौती मैं ही लड़की बची हूँ। अरे जाओ ना, जिसके पीछे जाना है उसके। एक वो बेवकूफ है, वो पड़ा हुआ है और एक तुम सन के आ गए। पता नहीं मेरी जिंदगी ऐसे कौन से पेन से लिखी है भगवान ने, कि तुम जैसे निकम्मे ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। ना मुझे तुम पसंद हो और ना ही वह सन की पसंद है। उसके बाद उसकी तरफ देख कर कहता है, मेरे सिर पर किसने मारा था ये बताओ पहले।
उसका ये पूछने पर सिंधु अंदर आते हुए कहता है, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन आपको बेहोश करने के लिए मुझे मारना पड़ा। उसकी बात सुनकर आशी उसकी तरफ घूर कर देखती है और टेबल के पास रखे फ्लावर वास को उठाकर उसके सिर पर मारती है, जिससे सिंधु दर्द से चीखते हुए वहीं पर बैठ जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। आशी उस फ्लावर वास को जमीन पर फेंकते हुए कहती है, अभी तो सिर्फ खून निकल रहा है क्योंकि मैं बेहोश हुई थी। अगर मेरे सिर पर चोट लगती तो पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करती। उसके बाद अग्नि की तरफ देखते हुए कहता है, सो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, शक्ल से तो ठीक ही ठाक लगते हो, लेकिन मेरा नाम आशिमा सहगल है और मैं तुम जैसे लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर अग्नि सिंधु की तरफ देखता है, तो सिंधु वहां से जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए चला जाता है। उसके बाद अग्नि आशी की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, सन्यासी नहीं हूँ जो तुम जैसी इतनी बला की खूबसूरत लड़की को देखकर सिर्फ तड़पता रहूंगा। कुछ करने का भी मन करता है मुझे, लेकिन करूंगा नहीं तुम्हारी मर्जी के बगैर। उसकी बात सुनकर आशी उसकी तरफ घूर कर देखती है और उसके निचले हिस्से को कस के पकड़ते हुए कहती हैं, करो करो ना। और एक बार जहां तक बात रही मर्जी के, तो मैं तुम जैसे लोग जो पीठ पीछे वार करने वाले होते हैं मेरे आसपास भी नहीं भटकने देती। उसके अचानक पकड़े जाने से अग्नि को अपने निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है और वह दर्द से तड़पते हुए कहता है, पागल औरत, यह क्या कर रही हो तुम? आशी अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहती हैं, दर्द हो रहा है, तुमने ही तो कहा। मुझ जैसी बला की खूबसूरत लड़की को देखकर तुम्हारी नीयत बिगड़ रही है, तो सोचा सही रास्ते पर ले आओ। और एक बात, मैं फ्री नहीं हूँ और अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही था तो बुला लिया होता। ये तरीका बहुत घटिया था, जिस कारण मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। ये कहकर वो उसे छोड़ देती है और उसे एक जोरदार लात उसके सीने पर मारती है, जिससे अग्नि जमीन पर गिर जाता है। अग्नि के अचानक गिरने से उसके मुंह में हल्का सा खून आने लगता है। फिर वो अपने आप को संभालकर अपने मुंह से निकलता खून को पोंछते हुए कहता है, मैं वो हूँ जिसने आज तक कभी हारना नहीं सीखा और जो चीज मुझे पसंद है वो सिर्फ मेरी है, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। मुझे पता है तरीका गलत था, लेकिन तुम्हें पाने का इरादा गलत नहीं है। उसकी एक ही बात को बार बार सुनकर आशी इस बार गुस्से से कांपते हुए कहती है, हे हेलो, ये बार बार तुम मेरी हो, मुझे जो चीज पसंद है वो मेरी होती है। तुम लड़कों के पास इसके अलावा और कोई दूसरा शब्द नहीं होता क्या? बोर हो गई हूँ मैं सुन सुनकर, और पहली बार मैं बता बता कर भी बोर हो गई हूँ कि मैं किसी की नहीं हूँ। अग्नि उसे पास आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम ये बताओ कल जो लड़के के साथ तुम डांस कर रही थी वो कौन है? उसकी बात सुनकर आशी उसके हाथ को झटकती है और कहती है, रिश्ते में भाई लगते हो मेरे या फिर मेरे बाप हो जो तुम्हें मैं किसके साथ क्या करती हूँ इन सब का जवाब दूँ। अग्नि डेविल स्माइल के साथ कहता है, पति बन सकता हूँ तुम्हारा, सुहागरात के लिए। और जहाँ तक रही भाई वाली बात, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। मैंने तुम्हें हमेशा हम दोनों की सुहागरात के सेज पर इमेजिन किया है, जब से मैंने तुम्हें मुंबई में देखा है, और तुम्हें देखते ही तुम्हें पाने की लालसा मेरे मन में पैदा हो चुकी है। क्या कहती हो तुम हमेशा मेरे साथ रहना मेरे पास? उसकी बात सुनकर आशी के सीने पर टैब करते हुए कहती है, मैं वह चिड़िया हूँ जो किसी के हाथ नहीं आती और तुम मुझे अपने इस विला में कैद करके रहना चाहते हो। दिस इज नॉट फेयर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अग्नि कहता है, अग्नि ओबरॉय। उसका नाम सुनकर आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, अग्नि ओबरॉय वही ना जो पिछले 2 साल से बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का ट्रॉफी अपने नाम करता रहा है। ट्रॉफी तो बहुत अपने नाम कर ली, लेकिन लगता है तमीज खरीदना भूल चुके थे, और मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। मैं चाहूँ तुम्हें यहीं पर मौत के घाट उतार सकती हूँ।
इसलिए अपना यह आशिकी का भूत अपने दिमाग से उतारो और मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो कुछ देर बाद तुम्हारा यह आलीशान बंगला खंडहर बनने में समय नहीं लगेगा। अग्नि उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम उस लड़के के पास जाना चाहती हो? उसकी बात सुनकर आशी कहती है, ख्याल बुरा नहीं है, वो तुमसे कई गुना ज्यादा हैंडसम है और भला तुम्हें इन सब चीजों से मतलब होना भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत काम है, प्लीज लीव। ये कहकर बहुत से छूटने लगती है तो अग्नि उसे और कस के पकड़ते हुए कहता है, इतनी आसानी से नहीं, किस दो फिर जाओ। आशी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखती है और कहती है, शक्ल देखी है अपनी, पहली मुलाकात में ही मेरे साथ जबरदस्ती और किडनैप करना और कहते हो मुझे किस चाहिए, ठीक है आंखें बंद करो। उसकी बात सुनकर अग्नि अपनी आंखें बंद करता है तो आंशी अपने हाथ को मलते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगाती है और कहती है, ये रहा मेरा पहला चुम्मा। ये कहकर वो उसके सीने पर अपने हाथों से एक जोरदार वार करती है। इसके साथ ही आशी से अग्नि दूर हो जाता है। आशी तुरंत वहां से निकलते हुए कहती है, ट्रीटमेंट करवा देना, अगली बार थोड़ा सा पावरफुल बनकर आना, क्योंकि वरुण मल्होत्रा तो मेरे सामने टिक जाता है लेकिन तुम वो भी नहीं टिक पाए। ये कहकर वह वहां से निकलने लगती है कि तभी लगभग 10 बॉडीगार्ड उसके सामने आ जाते हैं। आशी कहती है, देखो मेरा मूड नहीं है अभी लड़ने का सुबह सुबह। तो सभी बॉडीगार्ड उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो आशी वहां पर रखें फ्लावर वास को उठाती है और एक के सिर पर मार उसकी गन को छीनते हुए बाकी सबको शूट करने लगती है। अब आशी बॉडीगार्ड के ऊपर भारी पड़ रही थी। तभी सिंधु एक बार फिर से उसके सिर पर जोर से वार करता है, जिससे आशी फिर से एक बार जमीन पर औंधे मुंह गिर जाती है। अग्नि जल्दी से आशी को अपनी बाहों में उठाता है और उसे वापस उस कमरे में ले जा बेड पर सुला देता है। फिर सिंधु की तरफ देखकर कहता है, अभी तो तू उससे मार खाया था, लगता है दोबारा तुझे सच में मरने का शौक चल रहा है। उसकी बात सुनकर सिंधु कहता है, मुझे नहीं लगता ये लड़की मानने वाली है। अग्नि मुस्कुराकर कहता है, तुझे क्या लगता है मुझे प्यार है इससे? मेरा नाम अग्नि ओबरॉय है। लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास, बस एक शेरनी की कमी थी जो मेरे पिंजरे की शान को बढ़ा सके, इसलिए इसे लेकर आया हूँ और यह मेरे पास ही रहेगी। देहरादून, वरुण का कॉटेज। वरुण शर्टलेस सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने खड़ा पृथ्वी उसे लगातार घूर रहा था। वरुण कहता है, क्या हुआ? उसके पूछते ही पृथ्वी चिल्लाते हुए कहता है, कमीने तुझे मारना है। तूने उसके ऊपर चलने वाली गोली को अपने नाम किया और तुझे पता है कौन थे वो लोग? उसकी बात सुनकर वरुण उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर मुझे पता होता कि वो लोग कौन थे तो मैं यहाँ पर नहीं होता, बल्कि उन सब की समाधि के ऊपर फूल बरसा कर उन सबको अग्नि के हवाले कर चुका होता। पृथ्वी कहता है, अपना मुंह बंद रखो। वरुण कहता है, आशी कहा है तुम लोगों ने उसे सही सलामत हॉस्पिटल तो छोड़ दिया था ना? उसकी बात सुनकर पृथ्वी कहता है, वो भी पागल तू भी पागल, सही बनेगी तुम दोनों की जोड़ी। और दूसरी बात, वो लड़की तेरे पीछे ही निकल गई थी गाड़ी लेकर, अब मुझे नहीं पता कहाँ है, कल रात से गायब है। मैंने अपने लोग भेजे थे उसके पीछे लेकिन उसका कोई पता नहीं चला और उसके लोग एनजीओ में है। बाकी मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि उसे किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। उसके ये कहते ही वरुण टेबल पर एक जोरदार लात मारते हुए गुस्से से कांपते हुए कहता है, इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना जानना है कि आशी है कहाँ? फिर उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, 1 घंटे के अंदर मुझे आशी का पता चाहिए, वो कहाँ है और किस हालत में है, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। अगर किसी ने भी उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुझे पता है वरुण मल्होत्रा की चीजें सिर्फ उसकी होती है, वो किसी और के साथ उसे बटना पसंद नहीं करता।
आशी को दर्द देने का, खुशी देने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं, और ना ही मैंने किसी और को ये हक दिया है और ना दूंगा। उसे इतने गुस्से में देखकर पृथ्वी उसे शांत कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ, मैं आशी को खोज कर लाता हूँ। ये कहकर वो वहां से तुरंत निकल जाता है। उसके जाने के बाद वरुण अपने कमरे में जाता है, जहां पर आशी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। वो उसे देखते हुए कहता है, यू आर ओनली माइन एंड मैं कॉन्फ्रेस करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहली नज़र का प्यार बस मुझे जताने का तरीका दूसरा होता है, और तुम भले ही मुझे इतना ही घटिया क्यों ना समझो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले ये चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। ये कहकर वो उसके फोटो पर अपना हाथ फिराता है। दोपहर का समय, आशी की आंखें खुलती है, तो वह अपने पहने सूट को चेक करती है। तभी उसे अपना रिस्ट वॉच दिखता है जो उसके हाथ में चमक रहा था। वो तुरंत उसमें का बटन प्रेस करती है। इधर एनजीओ में जीत, जो कि आशी को खोजकर परेशान हो गया था, वो जैसे ही अपने हाथ में पहने वॉच को देखता है तो उसमें रेड लाइट शो हो रही थी। उसे समझा जाता है कि आशी खतरे में है। वो जल्दी से उस वॉच को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करता है, तो उसे आशी का लोकेशन मिल जाता है। वो उस लोकेशन को देखते हुए कहता है, आई एम कमिंग मैम। इधर आशी खुद से कहती है, पूरी दुनिया के संकी लोग मेरे पीछे ही पड़े हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज ही दिल्ली के लिए निकलना होगा। अपनी असलियत जल्द से जल्द जानूं, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन दोस्त। तभी अग्नि कहता है, तुम्हारा दुश्मन भी मैं ही हूँ और दोस्त भी। तुम चाहो तो मुझे अपना हमसफर भी बना सकती हो, बुरा नहीं हूँ मैं, तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। आशी की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। अग्नि एक पल के लिए उसकी मुस्कुराहट में खोसा जाता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आशी अग्नि के सामने जाती है और चुटकी बजाते हुए कहती है, क्या हुआ मिस्टर ओबरॉय, आप ऐसे कैसे ख्यालों की दुनिया में खो सकते हैं। उसकी बात सुनकर अग्नि कहता है, मुझे आपसे प्यार है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आपसे प्यार है या आपके शरीर से, क्योंकि जब आप मेरे सामने नहीं होती तो आपको देखने का मन करता है, और जब आप मेरे सामने होती हैं तो मेरी नीयत बिगड़ने लगती है। इसका मतलब मैं क्या समझूं मिस सहगल। आशी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, अभी बता देती हूँ। ये कहकर वह जैसे ही उसे मारने वाली होती है कि अग्नि उसके हाथ को पकड़ मोड़ के उसके पीठ से लगा उसे धकेलते हुए दीवार से सटा देता है और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, कमजोर नहीं हूँ मैं। अब तक जो कुछ सह रहा था सिर्फ इसलिए कि थक कर तुम खुद मान जाओगी, लेकिन तुम तो छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाना ज्यादा पसंद करती हो, तो क्यों ना यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती साबित कर दूं। हाँ, ये कहकर वो उसे पलटकर अपने सामने लाता है और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारता है, जिससे आशी के चेहरे पर उसके थप्पड़ के निशान छप जाते हैं और आशी के होठों के किनारों से खून आने लगता है। आशी का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वो वहां के टेबल पर रखे फ्लावर वास को उठाती है और एक झटके से उसके सिर पर दे मारती है और उसके कॉलर को पकड़ उसके मुंह पर मारते हुए कहती है, कमीने, आज तक मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ मार रहा है। ये कहकर उसके मुंह पर एक जोरदार घुसा मारती है, जिससे अग्नि के मुंह से खून आने लगता है। तभी उसे किसी के रिवॉल्वर को सेट करने की आवाज सुनाई देती है। जब आशी पलट के देखती है तो सिंधु उसके ऊपर गन पॉइंट किए खड़ा था। सिंधु उसकी तरफ देखकर कहता है, हाथ ऊपर करो और बॉस को छोड़ दो, वरना अभी तुम्हारी खोपड़ी खाली कर दूंगा। उसकी बात सुनकर आज से फ्लावर वास के टूटे शीशे को पकड़ अग्नि के बाल को पकड़ती है और उसके गले पर उस शीशे के टुकड़े को रखते हुए कहती है, ठीक है, चलाओ गोली। तुम्हारे बॉस का राम नाम सत्य ना कर दिया तो मेरा नाम भी आशिमा सहगल नहीं, उफ सॉरी, मेरा नाम आशी शर्मा नहीं।
तभी आशी देखती है कि उसके वॉच में ग्रीन कलर का लाइट फ्लैश हो रहा था, तो वह मुस्कुरा कर कहती है, सो नाउ अब मैं यहाँ से चलती हूँ, बाय। ये कहकर वह सिंधु के हाथ पर एक लात मारती हैं, जिससे उसका गन नीचे गिर जाता है और अग्नि को उसके सामने धक्का देती है। तभी उसे हेलीकॉप्टर उड़ने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस तरफ देखती है तो वरुण उसमें बैठा हुआ था। उसे देखकर आशी की आंखें सिकुड़ जाती है। फिर उसकी नजर जाती है जीत पर, जो उसी में बैठा हुआ था। वो रस्सी फेंकते हैं तो आशी तुरंत खिड़की से बाहर कूद जाती है और उस रस्सी को पकड़ अग्नि की तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस करती है और चिल्लाकर कहती है, आशा करती हूँ दोबारा तुम्हारा घटिया शक्ल मुझे कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बाय मिस्टर ओबरॉय। और जो आशी कहती है वो करती है। उसके कहने पर जीत स्नाइपर निकालता है और उस विला के एक साइड पर फायर कर देता है, जिसके साथ ही एक जोरदार धमाके के साथ उसका विला का वह हिस्सा ढह जाता है और आशी वहां से हवा की तरह गायब हो जाती है। उसे जाता हुआ देखकर अग्नि चिल्लाते हुए कहता है, तुम एक दिन मेरे पास वापस आओगी, यह मेरा अग्नि ओबरॉय का वादा है तुमसे। तुम्हें मैं अपने पिंजरे में कैद करके रखूंगा। ये कहकर वह जोर से चिल्लाता है। आशी सिंधु जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, अग्नि जल्दी निकलो यहाँ से वरना हम भी मारे जाएंगे। उसकी बात सुनकर अग्नि उसे धक्का देता है तो सिंधु उसे पकड़कर जल्दी से विला से बाहर खींचते हुए ले जाता है। तभी वहां पर सिलेंडर का एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही वह दोनों उड़ते हुए वहां से खाई की तरफ गिर जाते हैं। आशी उस रस्सी के साथ धीरे धीरे चढ़ते हुए ऊपर जाती है तो वरुण उसे जल्दी से सहारा देकर ऊपर बैठा देता है और उसे कस के गले लगाते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने कितना तुम्हें खोजने की कोशिश की, फाइनली मुझे तुम्हारा पता चला और ठीक उसी समय तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे कॉल किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आशी उसके बाहों से छूटते हुए कहती हैं, मिस्टर मल्होत्रा ज्यादा नहीं हो रहा है और मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रखना अच्छे से जानती हूँ। उसके कहने पर वरुण आंखें उठाकर उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह उसके बाहों को कस के पकड़े हुए कहता है, किसने मारा है तुम्हें? आशी उसके हाथ को झटकते हुए कहती है, बड़े बड़े खेल में ऐसी छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं और मैंने उसके एक थप्पड़ के बदले उसे 1000 गुना दर्द पहुंचाया है। उसके बाद जीत की तरफ देखकर कहती है, क्या तुमने मुंबई से मंगाया है इसको? उसकी बात सुनकर जीत वरुण की तरफ देखता है और अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहता है, मिस्टर मल्होत्रा अपने हेलीकॉप्टर से आए थे और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, इसलिए यह उन्हीं का है। उसकी बात सुनकर आशी वरुण की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर मल्होत्रा जहाँ तक मुझे पता है अगर मैं मर जाती इसमें तो आपका फायदा था, आपको अपने सभी प्रॉफिट में मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने मेरी जान बचाए, ऐसा क्यों? वरुण उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया था मुझसे शादी कर लो, तुमने माना नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें मरने दूं, आखिर प्यार करता हूं तुमसे, ऐसे कैसे तुम्हें मरने दे सकता हूं? और जहां तक बात रही थप्पड़ की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आशी कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ना ही उसका मुझसे दुश्मनी है और ना ही आपका दुश्मनी है और ना ही मेरे फैमिली बिजनेस का दुश्मनी है, तो फिर इसने मुझे अपने पास रखा क्यों था? वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है, मेरे साथ उसके दुश्मनी है और वो ये है कि हम दोनों कंपटीटर हैं, बस फर्क इतना है कि वो बिजनेस की दुनिया में है आगे और मैं काली दुनिया का बेताज बादशाह हूँ और उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, वेल थैंक यू, और अब आप मुझे एनजीओ के पास छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे दिल्ली के लिए निकलना है, बहुत से राज है वहां पर मेरे। उसकी यह बात सुनकर वरुण का चेहरा हल्का सा चेंज होता है, जिसे आशी नोटिस कर लेती है लेकिन कहती कुछ नहीं। वरुण कहता है, मैं भी आज दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, क्यों ना साथ में चलते हैं मेरे जेट से? उसकी बात सुनकर आशी कहती है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी।
उसकी बात सुनकर जीत कहता है, मैम मिस्टर मल्होत्रा सही कह रहे हैं, शायद हमें इनके साथ ही चलना चाहिए, समय बच जाएगा। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, ठीक है। आशी को इस तरह किसी और की बात मानते हुए देखकर वरुण को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर बाद उनका हेलीकॉप्टर वरुण के कॉटेज के पास आकर लैंड करता है। वरुण कहता है, आप लोग जाए, फ्रेश हो जाए, उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। उसके बाद सुनकर आशी जीत की तरफ देखकर कहती है, कृति और स्नेहा कहाँ है? तभी कृति और स्नेहा दौड़ते हुए आते हैं और स्नेहा आशी के गले लगते हुए कहती है, तुझे पता भी है हमने तुझे कितना मिस किया, कहाँ चली गई थी तू, कल रात से कितना डर गए थे हम लोग। मुझे पता है तू खतरों की खिलाड़ी है, इसका मतलब यह नहीं कि तू ये सब करे। उसकी बात सुनकर आशी उसे खुद से दूर करती है और कहती है, मेलोड्रामा करना बंद करो, बहुत काम है, कहकर वह कॉटेज अंदर चली जाती है। वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम पहले ज्यादा अच्छी थी लेकिन आप उतने ही बुरी हो गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें अपने कब्जे में करना अच्छे से आता है। शाम का वक्त, दिल्ली एयरपोर्ट। आशी के डैड मिस्टर सहगल का दिल्ली में एक विला था जहां पर आशी और उसके सभी दोस्त चले जाते हैं। विला में पहुंचकर आशी सबको उनके कमरे में जाने के लिए कहती है और खुद भी अपने कमरे में चली जाती है। हालांकि वह इन 2 सालों में दिल्ली नहीं आई थी, लेकिन फिर भी अपने पसंद से एक रूम चूज कर चली जाती है। डाइनिंग टेबल, सभी लोग एकदम सुस्त होकर अपना अपना खाना खा रहे थे। आशी सबकी तरफ देखकर कहती हैं, तुम सब लोग ऐसे क्यों हो, जैसे तुम सबके शरीर से खून चूस लिया गया हो। फिर चिल्लाकर कहती है, जल्दी जल्दी खाना खाओ, इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम सबसे। उसकी बात सुनकर सभी होश में आते हैं और आराम से जल्दी से अपना खाना खाकर लिविंग रूम की तरफ चले जाते हैं। आशी अपने हाथ में चॉकलेट शेक पकड़कर उसे बोतल में मिक्स करते हुए आती है और एक सोफे पर बैठकर जीत की तरफ देखकर कहती है, जीत मैं चाहती हूँ मिस्टर मल्होत्रा के ऊपर नजर रखो, उसके फैमिली में कौन है, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब मुझे मेरे सामने चाहिए, उसका और मेरा रिलेशन कैसा था ये भी। उसके बाद वह स्नेहा की तरफ देखकर कहती है, स्नेहा मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, लेकिन मुझे ये जानना है कि मेरे कॉलेज जहाँ पर मैं पढ़ती थी, दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मेरे कौन दोस्त थे, मैं किसके साथ रहती थी और उन सब के साथ मेरा रिलेशन कैसा था, इसके बारे में कल सुबह तक मुझे जानना है। कृति तुम इन दोनों में से जिसका चाहे उसका हेल्प कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा रिस्की काम नहीं दे सकती, और अब जाओ सो जाओ क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। ये कहकर वह अपने कमरे की तरफ चली जाती है और बाकी सब भी उसकी बात मानकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। आशी अपने कमरे में आती है और खिड़की के पास खड़े होकर चमकते चांद और उस काली गहरी आंखों को याद कर काले आसमान को देखते हुए कहती है, लो एक बार फिर आ गई मैं दिल्ली। बस ये याद करके जानना है मुझे कि मेरा यहाँ पर रिश्ता कैसा था मिस्टर मल्होत्रा, तुम्हारी आंखों में मुझे वह डर साफ नजर आया है जिसे तुम चाहते हो कि मुझे पता ना चले। लगता है तुम जो नाटक मेरे साथ खेल रहे हो उसमें मुझे हिस्सेदार बनना होगा, ताकि तुम खुद मेरे सामने सभी चीज कंप्रेस कर सको। सो कल से तुम्हारा और मेरा लवी लवी रिलेशनशिप शुरू, और तुम्हारा बर्बादी का भी खेल शुरू। ये कहकर वह डेविल स्माइल करती है और अपने लैपटॉप में कॉलेज के रिकॉर्ड को हैक कर अपना 2 साल पुराना डाटा और न्यूज़ देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक न्यूज़ पर जाती है जिससे उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं।